رب زدني علما के फिर वो ओके जी, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अभी देखिए कुछ ग्रुप्स हैं आईएफआरएस आईएस में, कुछ ग्रुप हैं टेंजिबल एसेट्स के, कुछ ग्रुप हैं इंटेंजिबल एसेट्स के, फिर कुछ ग्रुप हैं टेंजिबल एसेट में जो नॉन करंट एसेट्स है उनके, फिर कुछ ग्रुप्स हैं रिपोर्टिंग के हवाले से जो कि कंसोलिडेटेड रिपोर्टिंग है, फिर कुछ ग्रुप हैं जो कि होते हैं आपका सब्सटेंस ओवर फॉर्म की बेसिस पे। इंशाल्लाह हम करेंगे। हम पहले ही ग्रुप पे भी लगे हैं और उसमें हमारा हम लोगों ने IS 16 कंप्लीट कर लिया था ना। IS 16 इज वन ऑफ very significant international accounting standard which is used in majorly all the firms जहां जहां पे रिपोर्टिंग हो रही होती है। ठीक है जी। करेक्ट्स ऑफ IS 16 देखे, फौरन से क्विक रिव्यू करते हैं। करेक्ट्स ऑफ IS 16 देखे तो इट वाज बेसिकली द कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब भी एक्सपेंडिचर होता है तो if the expenditure is will be giving you benefit for more than 1 year, one accounting period, it will be capitalized and it will be taken into the balance sheet or statement of financial position, and then it will be depreciated over the years of its life, or we can say that the cost of that asset is spread over the life of the asset. Okay, now the question is what will be the cost of the asset? The cost of asset was or is basically the cost which will be incurred to bring that asset into its working condition and on its present location, and if subsequent expenditure will be incurred तो वो भी अगर वो उसकी वर्किंग कैपेसिटी को अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा होगा तो दैट विल बी कैपिटलाइज्ड टू। Was the asset when the expense is capitalized, that is depreciated over the years. If after some years management feels that they have to amend the judgment, like there were two judgments, one was its useful life, the other was its residual value. So if management thinks that they want to change it, definitely they can change it if it is not having impact on the policy. Well, अगर उसकी वैल्यूएशन चेंज करनी है तो यस द कंपनी कैन होल्ड द नॉन करंट एसेट्स ऑन फेयर वैल्यू बेसिस, जो कि रीवैल्यूएशन की बेसिस पे होता था। एंड वी स्टडीड दैट व्हेनेवर वी विल बी सेइंग रीवैल्यूएशन, दैट विल बी अपवर्ड रीवैल्यूएशन। डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन को हम लोग इम्पेयरमेंट कहते हैं, जो कि IS 36 है, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। दैट वाज द करेक्ट्स ऑफ IS 16। बाकी और चीजें भी थी बीच में, डिप्रिसिएशन के मेथड थे ये वो, बाकी सारी चीजें। देन वी मूव्ड ऑन टू IS 20 जो कि बोरोइंग कॉस्ट से रिलेटेड था। राइट, बोरोइंग कॉस्ट से 23 था रिलेटेड, आई गेस, इफ यू कैन करेक्ट मी। 23 उससे पहले 23, गवर्नमेंट या एंड ग्रांट कमीशन जो IS 20 था दैट वाज गवर्नमेंट ग्रांट्स के ग्रांट्स हो रिलेटेड था, गया। यस। या गवर्नमेंट ग्रांट एंड असिस्टेंस से रिलेटेड था। अच्छा, उसका क्रक्स देखे तो गवर्नमेंट ग्रांट्स वाज डिवाइडेड इनटू टू, कैपिटल ग्रांट्स एंड रेवेन्यू ग्रांट्स। कैपिटल ग्रांट को उसने कहा था जी दो तरीके से हम अकाउंट फॉर कर सकते हैं, रिकग्नाइज कर सकते हैं। वन वाज कि आप उसको जितनी भी ग्रांट मिली है उसको सेटअप कर दें, बाकी की अमाउंट को जो है वो कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है उसको डिप्रिसिएट कर लें। दूसरा था आप उसको एज अ डेफर्ड लाइबिलिटी रख ले, साल के साल उसको जो भी उसकी यूजफुल लाइफ होगी उस हिसाब से आप उसको लाते रहे अपने रेवेन्यूज में, और वहां से फुल जो डिप्रिसिएशन चार्ज करें। दैट वाज गवर्नमेंट ग्रांट्स और असिस्टेंस का करक्स की बात, अगर 2-3 लाइनर की बात करें। देन वी स्टडीड IS 23 जो कि बोरिंग कॉस्ट से रिलेटेड था। दैट वाज रिलेटेड टू अगर आपने उधार लेके कोई क्वालिफाइंग एसेट शुरू किया है तो उस पे जो सूद होगा वो भी कैपिटलाइज होगा। और फिर उसके लिए हम लोगों ने उसकी कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन और सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन के भी मेथड पढ़े थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा था वेटेड, अगर डिफरेंट रेट्स के ऊपर हम लोग लिया होता है जो है बोरोइंग कॉस्ट जो है वो डिफरेंट रेट्स के ऊपर है तो वी कैन यूज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। ये थे जी हम लोगों ने लास्ट टाइम तक पढ़े थे, जो कि टेंजिबल नॉन करंट एसेट से रिलेटेड कुछ IS थे। आज उसी से रिलेटेड है जो कि IS 40 है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है, बहुत छोटा सा है, इसमें कोई ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है। लेट्स रीड इट, क्या कहता है। अच्छा, मैं बाय द वे मेरा अपना पर्सनल जो होता है ना, ज्यादा आई आई प्रेफर रादर देन मेकिंग स्लाइड्स, मैं इस तरह नोट्स ज्यादा पसंद करता हूं ताकि आप लोगों के पास भी नोट्स हों जिसमें आप
इंटायरली उसको देख सके। एंड दीज आर द कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स। क्या कहते हैं जी, कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज लैंड और बिल्डिंग हेल्ड टू अर्न रेंटल्स और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और बोथ। देखिए हम लोगों ने पहले पढ़ा था बिल्डिंग, डेफिनेटली लैंड की तो डिप्रिसिएशन नहीं होती। बिल्डिंग जो है अगर वो यूज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में पढ़ा था, और प्रॉपर्टी में अगर बिल्डिंग है जो कि बेसिकली यूज हो रही है ऑपरेशंस के लिए, तो उसे तो हम IS 16 में लेके जाते थे। लेकिन वो कहता है अगर एक ऐसी बिल्डिंग है या लैंड है जो कि इसी पर्पज से रखी जा रही है कि उससे रेंटल्स अर्न होंगे या उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, या बोथ, द प्राइमरी पर्पज इज नॉट टू बी यूज्ड इन द ऑपरेशंस, तो वो जो है वो क्या होगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, rather than for use by entity or for sale in ordinary course of business. Owner occupied property is excluded from definition of investment property, so these are properties not used by entity in general operations. डेफिनेटली देखिए ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या है, हम लोग ये क्यों लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा हुआ है कि हम लोग जब एंटिटी का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो एंटिटी सेपरेट फ्रॉम ओनर, तो ओनर वाली तो बात ही खत्म हो गई ना। देखिए इन सिंपल, बिजनेस के पास अगर एक ऐसी लैंड और एक ऐसी प्रॉपर्टी है, लैंड या बिल्डिंग, जो कि they are not intended to use for operations but that is intended to be used for earning rentals or to be to have the appreciation, capital appreciation, तो उससे फिर rather than उसमें करने की बजाय, हम IS 16 में काउंट करने की बजाय हम लोग उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करेंगे। These could be spare properties rented out to third parties or specifically bought in order to profit फ्रॉम गेन इन वैल्यू। अच्छा इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट होता है एक्चुअली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे, जो अभी हम लोग देखते हैं। देयर कुड बी अ सिचुएशन वेयर अ बिल्डिंग कैन बी अकाउंटेड फॉर इन टू डिफरेंट वेज। इफ एन एंटिटी ऑक्युपाइज प्रेमिसेस बट रेंट्स आउट certain floors to other companies, then the part occupied will be classed as property, plant and equipment as per IS 16, with the floors rented out classed as investment property as per IS 40। अच्छा इसका इम्पैक्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि IS 16 वाली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और IS 40 वाली, ये दोनों स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो कि बैलेंस शीट है उसमें आपके नॉन करंट एसेट में ही शो होंगे, लेकिन इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा, हम अभी पढ़ते हैं। इफ अ बिल्डिंग इज रेंटेड बाय सब्सिडरी ऑफ एन एंटिटी, then the building will be classed as an investment property in individual accounts but will be classed as property plant and equipment as per IS 16 in consolidated financial statements। इंशाल्लाह हम ये भी consolidated financial statements का विद इन 1 और 2 और 3 लेक्चर्स में हम लोग उस पे आ जाएंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। मेरा मेन मकसद ये है कि जो मेजर मेजर वाले IS हैं वो पहले कवर किए जाएं, बाकी फिर माइनर वाले जो है वो बाद में भी कवर किए जा सकते हैं। दिस इज बिकॉज द एसेट विल बी यूज्ड बाय द ग्रुप, सो मस्ट बी अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डेंस विद IS 16। अब आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज शुड इनिशियली बी मेजर्ड एट कॉस्ट, जो जैसे कि IS 16 में होते थे। IS 40 then gives a choice for subsequent measurement between the following। कॉस्ट मॉडल भी यूज कर सकते हैं, फेयर वैल्यू मॉडल भी यूज कर सकते हैं। कॉस्ट मॉडल वंस एक मॉडल चूज किया गया तो फिर वो दूसरा चूज नहीं हो सकता। कॉस्ट मॉडल वही है जो कि IS 16 के अकॉर्डिंगली है। फेयर वैल्यू मॉडल क्या है, द एसेट इज रीवैल्यू टू फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ ईच ईयर, द गेन और लॉस इज शोन डायरेक्टली इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, not the comprehensive income, and no depreciation is charged on the asset। Now there it is the difference comes। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है कि आप फेयर वैल्यू की बेसिस, बाय द वे फेयर वैल्यू पे तो आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नॉर्मल वाले को भी रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मेनली फर्क क्या आ रहा है, मेनली फर्क ये है कि ये प्रॉपर्टीज आर नॉट हेल्ड फॉर यूज इन द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, rather than they are being utilized for purpose of, जो कि आपका वो है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, जो कि या तो रेंट कमाना है या जो है आपने वो करना है कैपिटल एप्रिसिएशन है। हम एक छोटा सा इस पे जो है वो देखते हैं, इसकी जो है एग्जांपल देखते हैं। कहते हैं कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी परचेजेस प्रॉपर्टी फॉर 1 million on 1st January 2021 for its investment potential। The land element of the cost is believed to be 400,000 and buildings element is expected to have the useful life of 50 years। Okay,
ऑन 31 दिसंबर 2021 एक साल गुजर गया. लोकल प्रॉपर्टी इंडाइसेस सजेस्ट दैट द फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हैज राइजन टू 1.1 मिलियन. जो कि पहले कितनी थी, जो जो प्रॉपर्टी पूरी की है उसकी पहले थी जी द वन लैंड, मिलियन जी 1 मिलियन थी. ठीक है जी. अच्छा वो 1.1 पे चलेगी. कहता है शो हाउ द प्रॉपर्टी वुड बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट as at 31st December 2021 if Celine adopts cost model और the fair value model. ठीक है जी. अच्छा अब सबसे पहले क्या होगा, हम सबसे पहले कॉस्ट मॉडल पे चले जाते हैं. लेट मी ओपन द एक्सेल शीट. आप लोगों को मेरी वो नजर आ रही है ना? एक्सेल नजर नहीं आ रही आपकी? अच्छा एक्सेल नहीं, एक्सेल तो मैं खोल देता हूँ. वो ये नजर आ रहा है, पीडीएफ नजर आ रही है ना? नहीं सर, नहीं सर। वो तेरी थे. मैं अपनी तरफ तो आप बताएं तो सही मुझे पहले. नहीं, मैंने मुझे तो ये था कि बस लेक्चर चल रहा है तो बाद में शेयर कर लेंगे आप। वो अल्लाह तो ना दे यार, क्या समझ आनी है आपको? मैंने तो खोल मैंने साइड में खोल लिया हुआ है अच्छा पहले खोल से। लिया हुआ है. मैंने साइड में खोला हुआ वो मेरे अभी अभी मैं जेल तो में, मेरे अभी अभी जेल मैं में है. सोच रहा हूँ आ क्यों नहीं रहा है, मैंने कहा पता नहीं आपके वैसे लेक्चर कर रहे हैं तो मैं कंफ्यूज हूँ, मैंने खोला हुआ साइड में, मैंने कहा यार ओहो, आ क्यों नहीं रही वो मुझे बताएं तो सही यार. चले क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं. सॉरी यार, है। मुझे सेल में ही नहीं रहा कि अब आ रहा है नजर. जी अच्छा अगर आइंदा कभी ऐसे हो ना मुझे बता दिया करें कि यार ये नजर नहीं आ रहा सर, अब शेयर नहीं किया आपने. क्या समझ जी आनी है आपको? चले समझ आ गई अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है? जी, नहीं वो जो पढ़ा है उसकी समझ आ गई है। अच्छा बस ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा हम जी। करते हैं जी, क्या कहता है, एग्जाम्पल है, वही बिजनेस है. उसने अच्छा तो आपको 1 मिलियन कैसे याद रहा फिर? मैं देख रहा हूँ ना, मैं साइड में मैंने ओपन किया हुआ। अच्छा ओपन किया हुआ, वेरी गुड, ठीक है ठीक है. जी अच्छा जी. वो कहता है 1 मिलियन जो है उसकी प्रॉपर्टी थी ऑन 1 जनवरी 2021 को उसने खरीदी, जिसमें जो लैंड का एलिमेंट है वो 4 लाख का था. इसका मतलब है जो बाकी की प्रॉपर्टी है वो 6 लाख की होगी ना. ठीक है, जो जो बिल्डिंग होगी वो 6 लाख की होगी और 4 लाख की लैंड होगी. एंड द बिल्डिंग एलिमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव यूजफुल लाइफ ऑफ 50 years. On 31st December 2021, local property indices suggest that fair value of the property has risen to 1.1 यानी 11 लाख पे वो पहुंच गई है. अब कॉस्ट मॉडल अगर यूज करें हम लोग तो लेट मी ओपन द एक्सेल. अच्छा जी एक्सेल मैंने खोल लिया. यहाँ पे डेटा लिखते हैं जी हम. डेटा आ गया जी. लैंड, अब एक्सेल नजर आ रहा है ना आप लोगों को? जी अच्छा लैंड थी जी 4 लाख की और बिल्डिंग जो है वो थी बाकी की. बाकी आ गया 6 लाख. टोटल उसने 1 मिलियन बताया ना, तो आपका जो है 6 लाख का आ गया. ठीक है जी. अच्छा और ये कब थी? ये थी 1 जनवरी 2021 को और ये भी थी 1 जनवरी 2021 को. ठीक है जी. यूजफुल लाइफ इसकी हो गई 50 years. इसका मतलब डिप्रिसिएशन रेट जो है आपका, डिप्रिसिएशन रेट जो है वो आपका आ गया क्या, 2% का. ठीक हो गया जी. 2% का आपका क्योंकि 50 सालों में होनी है तो डिप्रिसिएशन रेट जो है आपका 2% का आ गया. अब सबसे पहले वो कहता है बताओ जी अगर कॉस्ट मॉडल को अप्लाई करें. देखिए जी कॉस्ट मॉडल को जब अप्लाई किया जाता है तो उसमें हम लोग एसेट को रखते हैं, किस पे हम लोग एसेट को रखते हैं? कैरिंग वैल्यू पे. ठीक है जी, कैरिंग वैल्यू पे रखते हैं. अब वो क्या कह रहा है, रिपोर्ट क्या करना है, शो हाउ द प्रॉपर्टी वुड बी प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके हो गया. ठीक है. तो सबसे पहले तो जब आपकी कॉस्ट मॉडल होगा तो लैंड पे डिप्रिसिएशन तो नहीं होती. ठीक है, लैंड पे डिप्रिसिएशन नहीं होती. अगर हम लोग यहाँ पे बनाए भी उसका जो है लैंड पे जो है नो डिप्रिसिएशन, क्योंकि लैंड इज सपोज टू एप्रिसिएट. ठीक है, वो डिप्रिसिएट नहीं होती. बिल्डिंग पे क्या होगा? बिल्डिंग पे जो है हमारे पास 31st, इसको मैं 31st कर ही देता हूं. 31st 12. अच्छा जी
क्या होगा जी, हमारे पास 6 लाख है, क्योंकि उसने आपको वो नहीं बताई रेजिडुअल वैल्यू इसकी, तो हम डिवाइड बाय 50 कर देंगे, या मल्टीप्लाई बाय जो है वो 2% भी कर सकते हैं, दोनों एक ही बात आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 6 लाख, और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2% से 0.2, तो मेरे पास आ गई कितनी डिप्रिसिएशन आ गई जी, डिप्रिसिएशन मेरे पास आ गई 12,000 की। अब होगा क्या, अगर हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट लाते हैं, फॉर्मेट, जस्ट अ मिनट, अगर हम लोग यहाँ पे लाते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमारे पास क्या आएगा जी, हमारे पास डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा, जो कि आएगा 12,000 का। और इसी तरह हमारे पास जो है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है, उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे प्रॉपर्टी होगी कितने की, प्रॉपर्टी हमारे पास होगी, हमारे पास बिल्डिंग को अगर अलहदा रिपोर्ट करना चाहे तो अलहदा भी रिपोर्ट कर सकते हैं, अगर पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को रिपोर्ट करना है मैं अलहदा भी रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्डिंग को क्योंकि कैरिंग वैल्यू पे करना है, तो हमारे पास क्या आएगा जी, यहाँ पे आ जाएगा 6 लाख, 6 लाख माइनस 12,000, तो यहाँ पे रिपोर्ट हो जाएगा जी, इसकी कैरिंग वैल्यू हो जाएगी 5,88,000, 88,000 यही हो जाएगी। और साथ में आपकी जो है प्रॉपर्टी जो कि लैंड आ जाएगी, वो 4 लाख से रिपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, चूंकि कॉस्ट मॉडल पे हम लोग एप्रिसिएशन वगैरह को नहीं देखते, तो ये आपकी जो है वो रिपोर्ट हो जाएगी आफ्टर 1 ईयर। दिस विल बी बेस्ड ऑन व्हाट, दिस विल बी बेस्ड ऑन कॉस्ट मॉडल। ठीक है जी, ये कॉस्ट मॉडल पे होगा। अगर हम लोग चलते हैं फेयर वैल्यू मॉडल पे, तो फेयर वैल्यू मॉडल में हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने कोई वो नहीं दिखानी होती, डिप्रिसिएशन नहीं लेनी होती। लैंड पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी एप्रिशिएट हुई है, प्रॉपर्टी एप्रिशिएटेड टू 1.1 मिलियन, तो आपके पास एप्रिसिएशन जो आई है वो आई है 1 लाख की। ठीक है, अब ये रिपोर्ट कहाँ कहाँ पे होगी, अगर हम लोग एक्सट्रैक्ट बनाए यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएंगे जी एक्सट्रैक्ट, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस की जगह हमारे पास आ जाएगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं आएगी, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगी रीवैल्यूएशन भी नहीं आएगी, हमारे पास आ जाएगी एप्रिसिएशन, गेन एप्रिसिएशन गेन के नाम से आ जाएगा, या गेन, हाली गेन भी कर सकते हैं जी। क्या कह रहे हैं, रीवैल्यूएशन गेन, रीवैल्यूएशन गेन कर देते हैं इसको, रीवैल्यूएशन गेन। अच्छा, एप्रिसिएशन गेन भी कह सकते हैं, क्योंकि रीवैल्यूएशन का अगर हम लोग स्पेसिफिकली, हाँ इस पे क्वेश्चन हो सकता है, रीवैल्यूएशन का स्पेसिफिकली अगर हम लोग वर्ड यूज करें ना, तो फिर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के थ्रू आपकी बैलेंस शीट में जाती है। यस यस, ट्रू ट्रू, ठीक है ना, तो दैट्स व्हाई मैं आई वाज नॉट एप्रिशिएशन, एप्रिसिएशन गेन का वर्ड यूज करना चाह रहा था, लेकिन ठीक है, इट्स ऑल राइट। अगेन दिस इज ओनली रिपोर्टिंग पार्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट विल बी 1 लाख, और आपकी जो प्रॉपर्टी है पूरी की पूरी वो रिपोर्ट हो जाएगी यहाँ पे 1.1 मिलियन से। अब चाहे इसको अलग अलग नहीं भी करेंगे तो ना भी हो, ठीक है जी, 1. ये 10 कम है, 1.1 मिलियन से ये रिपोर्ट हो जाएगी फेयर वैल्यू मॉडल में। ठीक हो गया जी। अच्छा, कोई सवाल यहां तक? नहीं, यहाँ से ओके, वो कहते हैं जी, इफ एन एसेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड द फेयर वैल्यू मॉडल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज यूज्ड। अब क्या हुआ, अब अगर तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पहले आपने कहा था नहीं हम लोग इसको यूज करेंगे, फिर लेटर ऑन आपने डिसाइड किया कि इसको होल्ड करेंगे फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज, तो फिर क्या होगा, द एसेट मस्ट फर्स्ट बी रिवैल्यूड एज पर IAS 16, creating a revaluation surplus in equity and then transferred into investment property at fair value। तो हम क्या करेंगे, अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे उसको रखा जा रहा था, तो हम सबसे पहले अपनी इक्विटी में सरप्लस को, रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्रिएट करेंगे,
और क्रिएट करने के बाद एसेट जो है फेयर वैल्यू पे आ जाएगा और उसे फिर ट्रांसफर किया जाएगा कहां पे, फिर उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में। अब सवाल यहां पे आता है जो कि उसने यहां पे नहीं लिखा, अगर शायद आगे हो तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज यूज, हाँ नहीं लिखा। अब सवाल ये आता है कि लेट्स सपोज वो सेल हो गया, फिर तो जब सेल होगा तो वो रिवैल्यूएशन रिजर्व से रिटेन अर्निंग में अल्टीमेटली चला जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा फिर क्या कहता है, इफ द कॉस्ट मॉडल इज यूज फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज the asset is transferred into investment properties at current carrying amount and continues to be depreciated। तो अगर कॉस्ट मॉडल यूज किया गया तो फिर क्या किया जाएगा, फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में जो आया तो वो कैरिंग अमाउंट पे ही, करंट कैरिंग अमाउंट पे होगा और डेप्रिसिएट करते रहेंगे। कहते हैं इफ द एसेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वाइस वर्सा आप कह रहा है द फेयर वैल्यू मेथड मॉडल इज यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, तो फिर क्या होगा, वो कहता है revalue the property first as per IAS 16, taking the gain or loss to the statement of profit or loss and then transfer to property plant and equipment at fair value। अच्छा अब इसमें एक क्रिटिकल, ये एग्जांपल नंबर 2 आप लोग खुद कर लीजिएगा। इसमें एक क्रिटिकल क्वेश्चन जो कि हमें मैनेजेरियल लेवल पे समझना है, वो क्या है कि भाई जब सारी चीजें सेम सेम है तो फर्क कहां पे आया। देखिए फर्क यहां पे आया जब IAS 16 में हम रीवैल्यू करते हैं। देखिए IAS 16 में भी कॉस्ट मॉडल है और IAS 40 में भी कॉस्ट मॉडल है। IAS 16 में भी जो है वो आपका फेयर वैल्यू मॉडल है, रिवैल्यूएशन मॉडल है, और IAS 40 में भी रिवैल्यूएशन मॉडल है। यार फिर फर्क कहां पे आया, फर्क यहां पे आया कि IAS 40 अलाउ करता है कि आप रिवैल्यूएशन रिजर्व ना बनाए, आप उसको डायरेक्टली कहां पे ले जाएं, आप उसको डायरेक्टली ले जाएं इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है, अब देखिए जो गेन हो रहा है नाउ दिस इज सब्जेक्टिव, ये जो एप्रिसिएशन आ रही है दिस इज सब्जेक्टिव। अब आपने अगर डिस्ट्रीब्यूशंस करनी है यहां से अब शुरू होता है। मैं अक्सर मेरा मेरा पीएचडी का अपना जो थीसिस है ना वो है भी अर्निंग्स मैनेजमेंट के ऊपर है। ठीक है, यहां से गेम स्टार्ट होती है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खुद से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं चीजों को मैनिपुलेट करने की। क्यों प्रोवाइड करते हैं, देखें दिस इज ओनली द इंटेंशन, आपकी इंटेंशन है। और इंटेंशन कहां से जाहिर होती है, इंटेंशन बेसिकली जो जो ऑडिटर देखता है, वो अगर हम ऑडिट की बात करें तो IS से IAS की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग की बात कर रहा हूं, जो कि 600 की सीरीज है, जो कि एक्सटर्नल कंफर्मेशंस लेता है। और एक्सटर्नल कंफर्मेशंस कहां से होती हैं, वो डायरेक्टर्स की मीटिंग के नोट्स भी देखता है कि डायरेक्टर्स की मीटिंग, यहीं से गोइंग कंसर्न वगैरह का पता लगेगा ना। तो ये जो IAS 6 जो ये प्रॉपर्टी रखनी है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे रखनी है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के तौर पे रखनी है, ये कहां से पता लगेगा, ये तो वो सैंपलिंग बेसिस पे ऑडिटर को पता लगेगा जो डायरेक्टर्स मीटिंग के नोट्स होंगे, और किसी तरीके से तो पता नहीं लग सकता, राइट। अब स्टिल जो डायरेक्टर मीटिंग के नोट्स भी होंगे क्या वो मैनिपुलेट नहीं हो सकते, बिल्कुल मैनिपुलेट हो सकते हैं। तो देयर आर लीगल वेज टू मैनिपुलेट द थिंग्स। ठीक है, अगर आपने एक चीज को IAS 16 के अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में रखा हुआ है, अब अगर उस पर रीवैल्यूएशन करते हैं साल के बाद, तो वो रीवैल्यूएशन तो जाएगी रीवैल्यूएशन सरप्लस में, और जो कि वो अनरियलाइज्ड गेन है उसमें से आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। ऑन द अदर साइड अगर आपने उसे रखा हुआ है IAS 40 पे, IAS 40 के अकॉर्डिंगली, तो इस पे जो गेन हो रहा है उसको आप सीधा इनकम स्टेटमेंट में लेके जा रहे हैं। और इनकम स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है उसकी रिपोर्टिंग अच्छी हो रही है कि इस कंपनी ने बड़ा अच्छा गेन किया है। गॉट इट। तो Sure. बेसिकली पूरे के पूरे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर जो हम लोगों ने पढ़ा है कंपैरिजन में, देखें ये जो चीजें लिखी हुई हैं ये तो हर जगह ही लिखी होती हैं, इसका करक्स क्या है वो हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है। ठीक हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोगों ने खुद से देखनी है, अगर इसमें कोई इश्यू हुआ तो इंशाल्लाह हम लोग इसको जो है वो कर लेंगे। बल्कि आप एक काम कीजिएगा ना, अभी हमारी जो 5 से 7 मिनट की बीच में ब्रेक आती है ना, उसके लिए सेकेंड मीटिंग का जो टाइम आता है, तो उसमें ये कोशिश कीजिएगा एग्जाम्पल नंबर 2 करने की। ठीक है, छोटी सी या इजीली हो जाएगी। हम चलते हैं जी अनदर इंपॉर्टेंट बट रिलेटेड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे, जो कि IAS 36 है। हम बात This is कर very रहे, important. यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग बात कर रहे थे रीवैल्यूएशन की ना, तो रीवैल्यूएशन में हम लोगों ने कहा था जब भी हम लोग बात करते हैं रीवैल्यूएशन की, दैट मींस अपवर्ड रीवैल्यूएशन।
तो व्हाट वुड बी विद द डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन? तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन को हम लोग कहते हैं इम्पेयरमेंट्स। ठीक है जी, द एसेट हैज बीन इम्पेयर्ड। तो ऑब्जेक्टिव क्या है जी इस आईएस का? ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएस 36 इम्पेयरमेंट ऑफ द एसेट्स, the objective is to set rules to ensure that asset of an entity are carried at no more than their recoverable amount। ठीक है जी, क्या ऑब्जेक्टिव क्या है? कि कंपनी कोई भी अपना जो एसेट है वो कैरी कर रही हो किस पे? अपने जो है आर कैरिड एट नो मोर देन देयर रिकवरेबल अमाउंट, अपने रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा कैरी ना कर रही हो। अभी इस पे डिस्कशन करते हैं। देखिए, जो कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट होता है उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि द एंटिटी विल बी यूजिंग दिस एसेट and will be getting benefit of this amount from this asset in simple। ठीक है, इन नटशेल कि ये अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है जिसे हमने इतना बेनिफिट लेना है इन फ्यूचर, राइट। अब होगा क्या अगर कंपनी एक एसेट है उसको एक ऐसी वैल्यू पे कैरी कर रही है जिसका उसे फ्यूचर में बेनिफिट आना ही नहीं है? तो वो कहता है, आईएस 36 कहता है, रादर देन फ्यूचर में आप लॉस बुक करो, आप अभी लॉस बुक करो। और ये बेसिकली किस पे इसके इसके पीछे कॉन्सेप्ट कौन सा है? इसके पीछे कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिव अकाउंटिंग का, ठीक है, और प्रूडेंस का। कंजर्वेटिव अकाउंटिंग और प्रूडेंस यही कहती है कि अगर आप लॉस फोरसी कर सकते हैं तो उसको डिले करने की बजाय अभी बुक करें, और अगर आप प्रॉफिट या रेवेन्यू फोरसी कर सकते हैं तो जब तक वो इनकर नहीं हो जाएगा, अर्न नहीं हो जाएगा, उसे आपने रिकॉर्ड नहीं करना। ये पूरे का पूरा ये 636 जो है ये इन्हीं दो कॉन्सेप्ट के ऊपर है, जो कि प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक है, अकाउंटिंग चलती ही कंजर्वेटिज्म पे है। तो सिंपल सी बात है, आप एक एसेट को शो कर रहे हैं कि हमारे पास एक एसेट है जिसकी वैल्यू, जिसकी कैरिंग वैल्यू है 1 लाख की, लेकिन उसकी रिकवरेबल अमाउंट जो है वो 80,000 है। यानी आप उसे अगर रिकवर करेंगे किसी दूसरे तरीके से तो आपको सिर्फ 80,000 का बेनिफिट मिलेगा। तो आईएस 16 कहता है ये तो रीवैल्यूएशन डाउनवर्ड हो गई ना, तो आप इसको रादर देन 1 लाख पे कैरी करने की बजाय आप आज के दिन ही लॉस बुक करो और उसको डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन पे लाओ, जिसे इम्पेयरमेंट कहते हैं। ठीक है जी, आईएस 36 अप्लाइज टू ऑल एसेट्स अदर देन इन्वेंट्रीज पे नहीं लगता, क्योंकि इन्वेंट्रीज के लिए हम लोग कॉस्ट वर्सेस एनआरवी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। कंस्ट्रक्शन एक कॉन्ट्रैक्ट, जी जी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। नहीं नहीं कोई इशू नहीं। मैं क्वेश्चन मैं ये पूछता हूँ कि जब ऑडिटर जब ऑडिटिंग कर रहे होते हैं हमारे बुक्स, तो ठीक है, उस टाइम पे हम उनको प्रोवाइड करते हैं एक लिस्ट ऑफ असेट्स। लेट्स से ओके, we have let's say 10 million of machinery machinery, so ओके, there will be a list of, let's say, 50 machineries are there. ओके, Maybe we are reporting that 10 machineries or 5 machineries out of 50, maybe not, we are not reporting at the correct amount. What you ओके, mentioned here, that recoverable amount is not correct. एग्जैक्टली, So how the auditor will point out, or he will understand, or he will, I mean, object on that? वेरी गुड। अच्छा देखिए इसमें Generally, अब I did not notice they are not objecting. Why? एग्जैक्टली देखिए, दो चीजें हैं अब इसमें। सबसे पहली तो चीज है कि ऑडिटर का एक ओपिनियन होता है, ऑडिटर का एक फाइनल स्टांस नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो Right. सैंपलिंग बेस पे चीजें कर रहा होता है ना। Yes. ठीक Yes. है, पहली Yes. सब, और दिस इज द बिगेस्ट सैंपल रिस्क एज वेल, जो कि आईएस आई गेस 300 की जो सीरीज, आईएस 300 की सीरीज है वो इस पे बात भी करती है। अच्छा, अब आते हैं जी हम लोग टेस्ट, जो जो जब ऑडिटर की जो अप्रोच होती है ना, वो अप्रोच होती है, वो सबसे पहले देखता है कि इस एंटिटी के कंट्रोल्स कितने स्ट्रांग हैं। ठीक है, अगर तो कंट्रोल्स अगर तो कंट्रोल स्ट्रांग है तो फिर वो सब्सटेंशिव टेस्टिंग कम करता है। ठीक है, अब Same. सब्सटेंशिव टेस्टिंग क्या होता है? उसमें जो ट्रांजैक्शंस की डिटेल चेक की जाती है। Yes, he will pick up the high value items. यस यस यस, ठीक है, मतलब अगर तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अच्छे हैं तो फिर वो जो हायर वैल्यू आइटम सिर्फ पिक करता है, वो लोअर आइटम वैल्यूज को छोड़ देता है। So, ठीक है, अच्छा अगर same. तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अच्छे नहीं है, उसे नजर आता है कि टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स आर नॉट गुड,
अब वो जो हायर अमाउंट को तो चेक करना है, वो अपनी मटेरियलिटी को और नीचे ले आता है। ठीक है। अच्छा, Okay. अच्छा, अब बात आती है अगली, अब बात आती है जो आपने बात की कि हो सकता है 50 में से 10 की तो रिपोर्ट ठीक हो ही ना। अब दिस इज अगेन द सैंपलिंग रिस्क ऑफ द ऑडिटर। अब उसने क्या करना है, उसने प्लांट एंड मशीनरी के लिए एक्सटर्नल जो उसके वो है कंफर्मेशन उस पर बिलीव करना है। ठीक है। एक्सटर्नल कंफर्मेशंस क्या है? एक्सटर्नल कंफर्मेशंस पे एक तो डायरेक्टर्स की कंफर्मेशंस हैं, डायरेक्टर्स की मीटिंग्स हैं। दूसरी जो है, जो प्रीवियस ऑडिटर है उसके नोट्स हैं, जो कि आपको नहीं मिलते, जो कि एक ऑडिटर ऑडिटर को ट्रांसफर करता है। Yes, yes, ठीक true. है। Yeah. प्रीवियस Yeah. जो तो प्रीवियस ऑडिटर के एक्सटर्नल कंफर्मेशंस हैं। फिर और थर्ड पार्टी कंफर्मेशंस होती हैं, ये सारे सर्वेयर्स जो होते हैं। जी. ठीक है। तो ये तीनों कंफर्मेशन है जिसकी बेस पे ऑडिटर अपना ओपिनियन फॉर्म करता है कि ये है। अच्छा, मैं अक्सर जब ऑडिट पढ़ाता हूँ ना, तो मैं स्टूडेंट्स दे ऑफन आस्क दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। मैं कहता हूँ अगर ये तीनों चीजों से एक एंटिटी में जो फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंस डायरेक्टर इज बेसिकली द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फाइनेंशियल जो है फाइनेंशियल फाइनेंशियल्स बनाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फाइनेंस डायरेक्टर की है, ऑडिटर की नहीं है। ऑडिटर की तो सिर्फ ऑडिट करने की और अपने ओपिनियन देने की है। तो इफ द That is फाइनेंस what they डायरेक्ट mention also. Yeah. जी. या सही. इफ द फाइनेंस डायरेक्टर इज इनफ केपेबल कि उसने एक्सटर्नल कंफर्मेशंस भी इतनी स्ट्रांगली अच्छी कर ली है कि वो बाईपास कर सकती हैं ऑडिटर को, तो देन दे डिजर्व, एंड दिस हैपेंस। ये होता है एक्चुअली। ठीक Yes. है। क्योंकि ये रिकॉर्डेड चीजें हैं ना, मैं वो रिकॉर्डेड में वो नहीं नहीं. वो हाँ. बोल सकता। ठीक सही है ना। सही. बट जी. जी. क्योंकि दीज, और इवन देर आर फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। अब मैंने ये जो हम लोगों ने पिछला स्टैंडर्ड पढ़ा है, ये सेल्फ फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। और उससे भी पिछला जो हम लोगों ने पढ़ा था, जब फ्लेक्स वो जो बोरोइंग कॉस्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें सॉरी गवर्नमेंट ग्रांट्स में पढ़ा था कि दो तरह से उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी टू रिपोर्ट द थिंग्स। ठीक Yes. हो गया ना। और जी. फिर जी. डेफिनेटली कुछ असर्शंस होती हैं, और ये भी नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये भी नहीं होता कि बिल्कुल क्लूलेस होते हैं ऑडिटर्स। देर आर जो प्रीवियस, देखे प्रीवियस जो ऑडिटर के नोट्स होते हैं ना, वो समझ लें 70% ऑडिट वो हुआ होता है। क्योंकि सही. विद इन 1 ईयर ऑर्गेनाइजेशन में इतना रैपिड चेंज कभी नहीं आ सकता, नेवर एवर हैपन कि इतना रैपिड सही. चेंज आ जाए कि बिल्कुल मैक्सिमम 10 से 12% की चीजें चेंज आती है, इतना बड़ा चेंज नहीं आता। तो जो प्रीवियस ऑडिटर के Yes. नोट्स होते हैं ना, वो तकरीबन समझ ले 50% तो ऑडिट हुआ ही होता है उसका। Yes. Yes. True. तो जब वो सही. लेता है तो उसे वो पॉइंट पिक हो जाते हैं कि हाँ भाई, यहाँ यहाँ गड़बड़ी हो सकती है। जी. सही. ठीक है ना। अच्छा, और मजे की Yes. बात है, वो कहते हैं बड़ों की एग्जाम्पल होती है एक, वो मैंने सुनी हुई है बड़ी, के झूठ के पाँव नहीं होते। सही. ठीक है। ये मैंने बड़ों से एग्जांपल सुनी हुई है, झूठ के पाँव नहीं होते। अच्छा, मुझे बिल्कुल याद है सही. हम लोग एक दफा, जस्ट एक्सपीरियंस शेयर करने लगा हूं। हम लोग एक दफा ऑडिट करने गए, ऑडिट था ये जो होते हैं वेयर हाउसेस जहाँ पे ये गंदम वगैरह ये सारी रखी जाती है ना। जी. 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 तो वहां पे ना बोरियां पड़ी हुई थी, जो जो पूरे के सही. पूरे बैग्स होते हैं बड़े बड़े, जो हम्म. 100 कट्टे. 100 kgs वाले, नॉट 50 वाले, वो जी. बड़े वाले बैग्स। अब वो हमारे से समझ ले वो 40-40 फुट ऊंचे यूं रख के लगाए हुए थे ना। अब जाहिर बात है, जब जी. हम स्टॉक टेकिंग करने गए तो हम लोगों ने तो स्टॉक टेकिंग करनी थी, बाहर से गिरने थे ना, Yeah, क्योंकि हमें physical is not possible. Yes. फिजिकल हम लोगों ने बाहर से गिरने थे। अच्छा, ये फॉर एग्जांपल एक लाइन में लेट्स सपोज वो 30 बैग्स पड़े हैं, तो एक लाइन जी. 30 बैग्स जी. की है, तो टोटल हॉरिजेंटल जो है वो 100 है। तो 30 मल्टीप्लाई बाय Yes. 100 जो है वो हमारे पास जो है वो 30,000 ये बैग्स हैं। और उसकी डेप्थ देख लेनी थी कि डेप्थ में कितने लगे हुए हैं। बिल्कुल सही. अच्छा, वो सही. जब सही. हम गुजर रहे थे, वन ऑफ और जो मेंबर है उसने नोटिस किया कि वो जो बैग्स के अंदर से ना रोशनी आ रही थी, मतलब दूसरी तरफ से। तो जब गौर किया हाँ. तो पता लगा कि वो फ्रंट पे उन्होंने वो बैग्स लगाए हुए थे, उसके बैग पे कुछ था ही नहीं। ठीक है। अच्छा, एक दिस हैपेंस। एक एक हम लोग कर रहे थे ऑडिट, ये छोटी छोटी चीजें बड़ी याद है। एक हम ऑडिट कर रहे थे, वो थी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब उन दिनों ओके. में ना वहां पे अ, ये डलती थी, सीएनजी डलती थी पाकिस्तान में ना, जी. जी. सीएनजी जी. डलती थी। जी. तो वो बिल थे, यस. समझ ले सीएनजी मैक्सिमम जो है वो 300 200 250 की डल जाती थी। तो वो जी. इसी तरह के ना बिल थे कुछ 250-250 की। उन्होंने कहा जी हमारा रूल है कि हम जब भी ये गाड़ियों में, इनकी जो गाड़ियां डलवाते हैं 250 की सीएनजी
वन टाइम पे डलती है। अब 250 अमाउंट इज नथिंग, मतलब दैट इज नॉट मटेरियल एट ऑल। Yes, yes. अब वो 250 की जो रिसीट थी ना, वो कोई बहरहाल से कम कुछ नहीं तो मुझे याद है 30,000 रिसीट्स तो थी। ठीक है, 30,000 रिसीट्स थी वो 250 वाली जो हर दफा डलाई हुई। वो जी, गलती से उसने किसी ने बड़ी चालाकी की हुई थी। वो क्या थी कि उसमें से आधी से ज्यादा जो रिसीट थी, अब अगर आप रिसीट लेते हैं ना किसी भी की, तो वो रिसीट के पीछे जी, ना एक रिसीट का नंबर होता है। सही। तो उसने फ्रंट तो चेंज कर दिया हुआ था उसका, कि वो आगे डेट चेंज की, सब कुछ चेंज किया, लेकिन जो उसका बैक था ना, बैकग्राउंड। बैक पे वो वही एक ही रिसीट का नंबर आ रहा था। ओहो। तो आई गेस वो कोई, अभी मुझे अगर मैं एग्जैजुरेट ना करूं तो कम से कम 10,000 रसीदें तो ऐसी थी जो कि एक ही नंबर के साथ थी। अब 10,000 रसीदें अगर एक नंबर के साथ आप 250 से मल्टीप्लाई करें तो दिस इज अ ह्यूज अमाउंट। ह्यूज अमाउंट, यस। तो दिस हैपेंस, दिस आल्सो समटाइम्स हैपन, लेकिन कई दफा निकल जाता है। ठीक है, कई यस। दफा नहीं ये चीजें पकड़ी जाती। तो बस दीज आर ऑल द मैटर्स। अच्छा, क्विकली हम देखते हैं कि IS-36 कहाँ अप्लाई नहीं करता, इन्वेंट्रीज पे अप्लाई नहीं करता, क्योंकि वहां पे NRV वर्सेस कॉस्ट चलता है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पे नहीं अप्लाई करता, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स नॉर्मली 1 साल से ज्यादा भी चलते हैं। अब तो यार इसका नया IFRS भी आ गया, उसको मर्ज कर दिया गया है। डेफर्ड टैक्स एसेट्स पे नहीं पड़ता, क्योंकि डेफर्ड टैक्स एसेट्स की जो है अपनी इकोनॉमिक स्टांस और तरह का होता है। एसेट अराइजिंग फ्रॉम एम्प्लॉय बेनिफिट पे नहीं अप्लाई करता। फाइनेंशियल एसेट्स इंक्लूडिंग द स्कोप ऑफ IS-32, इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा यही होगा, उस पे अप्लाई नहीं करता। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू 40 IS-40 उस पे अप्लाई नहीं करता। अच्छा, इस पे अप्लाई क्यों नहीं करता? क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ही ऐसी जिसे आपने इस इंटेंशन से रखा है कि इसने रीवैल्यू अपवर्ड ही होना है, डाउनवर्ड नहीं होना। यस। ठीक है, तो ट्रू। इसलिए फिर उस पर अप्लाई नहीं करता, क्योंकि उसकी फॉर्म ऐसी है। और फिर नॉन करंट एसेट्स क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल पे भी अप्लाई नहीं करता। चाहिए भी बड़ा मजे का IFRS है, इसको भी हम लोग इसके साथ ही पढ़ लेंगे। नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल को, इसको मैं अगली दफा इसी में ऐड कर लूंगा, ताकि हम एक ही उसमें गो में पढ़ लें। अच्छा जी, क्विकली से हमारे पास 2 मिनट है, हम क्विकली एक तो हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या होना चाहिए, इम्पेयरमेंट कब होगी। इम्पेयरमेंट तब होगी जब आपकी कैरिंग वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा होगी। उसका रीजन ये है, देखिए उसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक एसेट को कैरी कर रहे हैं 1 लाख रुपए पे। इसका मतलब है कि आपने अगले 4 सालों में, 10 सालों में इससे 1 लाख का बेनिफिट लेना है। लेकिन जब आपने उसकी रिकवरेबल अमाउंट फाइंड आउट की, तो पता लगा वो तो आपको लाख का बेनिफिट दे ही नहीं सकता, वो तो आपको 80,000 का बेनिफिट दे रहा है। तो रादर देन फ्यूचर में जाके लॉस बुक करने के, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है आज ही लॉस बुक करो। लेकिन रिकवरेबल अमाउंट को फाइंड आउट कैसे करना है? रिकवरेबल अमाउंट होगी हायर ऑफ, आप दो चीजें फाइंड आउट करेंगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। उस एसेट की आप फेयर वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके ऊपर अगर कोई सेल करने के लिए आपके ऊपर कोई कॉस्ट लगेगी, उसको माइनस करके कि आपको मिलेगा कितना। या दूसरा वैल्यू इन यूज, ये दोनों हम लोगों ने पढ़े थे, अगर आप लोगों को याद हो। बिल्कुल स्टार्ट पे जो 4 मेजरमेंट मेथड थे, एक हमारे पास मेथड था कॉस्ट मेथड, दूसरा था रिप्लेसमेंट, तीसरा था फेयर वैल्यू, तीसरा था, चौथा था वैल्यू इन यूज। तो आप दोनों मेथड से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज, इन दोनों में से जो हायर होगी वो रिकवरेबल अमाउंट होगी। अनरिकवरेबल अमाउंट जो है वो अगर कैरिंग वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है तो तब इंपेयरमेंट होगी। मैं आपको भेजता हूँ दूसरा लिंक, क्योंकि हमारे पास खत्म हो गया, हम दोबारा इसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, ओके, ओके ओके, ओके, ओके। अल्लाह हाफिज। रिकॉर्डिंग ऑन करें। ओके, सो इसका बेसिक पर्पस क्या है? इंपेयरमेंट क्यों होगी? इंपेयरमेंट तब होगी डेफिनेटली क्योंकि आप एक एसेट को कैरी कर रहे हैं कॉस्ट मॉडल के बेसिस के ऊपर, एंड यू आर कैरिंग इट, कि भाई ये आपको फॉर एग्जांपल 50,000 का बेनिफिट देगा इन नेक्स्ट कमिंग ईयर्स। जबकि उसकी रिकवरेबल अमाउंट कैसे पता लगेगी? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या वैल्यू इन यूज उसकी कम है, 40,000 है, 30,000 है, तो वो कहता है आज के आज ही इसको इम्पेयरमेंट लॉस बुक करो और इम्पेयर करो। लॉस कैसे बुक करेंगे? हम लोग एक एंट्री पास करेंगे, हम लोग एसेट को क्रेडिट कर देंगे, और जो है इम्पेयरमेंट लॉस को जो है वो डेबिट कर देंगे। इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो एज एन एक्सपेंस आपका चला जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, और आपका एसेट जो है वो इम्पेयरमेंट लॉस से रिड्यूस हो जाएगा, और उसकी नई वैल्यू जो है वो रिड्यूस्ड वैल्यू पे आ जाएगी। This is what it is saying. Measurement of fair value less cost to sell
Measurement may be by the way of a binding sales agreement, the current market price less cost of disposal where an active market exists, or measurement of value in use. Value in use is determined by estimating future cash inflows and outflows to be derived from the use of asset and ultimate disposal and applying a suitable discount rate to these cash flows. Cash flows relating to financing activities or income taxes should not be included. तो मेजरमेंट फेयर वैल्यू की मेजरमेंट या वैल्यू इन यूज की मेजरमेंट इस तरह होगी। देखिए जी, अगेन टोटली सब्जेक्टिव है, जजमेंटल बेसिस है, लेकिन डेफिनेटली इसके साथ सर्वेयर के, इंजीनियर के आपके पास सर्टिफिकेट्स होंगे, जो सर्टिफिकेट जो है वो ऑडिटर एज थर्ड पार्टी कंफर्मेशन के तौर पे यूज करेगा। एक एग्जांपल है, वेरी छोटी, वेरी शॉर्ट एग्जांपल। इट सेज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू थ्री एसेट्स ए बी सी। कैरिंग अमाउंट उसकी उसने दे दी ए की, बी की, सी की, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी दे दी, वैल्यू इन यूज भी दे दी। देखिए पहले तो बात है, हम लोगों ने रिकवरेबल अमाउंट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो रिकवरेबल अमाउंट जो है वो, अगर ए की बात करें, मैं अगेन खोल लेता हूं अपना शीट, मैं जो है वो रिकवरेबल अमाउंट मैंने फाइंड आउट करनी है। रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक है जी। ए, बी और सी। तो हम लोगों ने सबसे पहले रिकवरेबल अमाउंट फाइंड आउट करनी है, जो कि हायर ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 1,10,000, वैल्यू इन यूज है 1,20,000। तो हमारी रिकवरेबल अमाउंट कितनी आ गई? हमारी रिकवरेबल अमाउंट आ गई 1,20,000 इन केस ऑफ ए। तो आई एम पुटिंग इट ओवर हेयर। अच्छा, इन केस ऑफ बी, रिकवरेबल अमाउंट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज 125,000, जबकि वैल्यू इन यूज है 130,000। तो रिकवरेबल अमाउंट विल बी 130,000 हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड द फेयर वैल्यू, ठीक है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू एक्चुअली फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल को कहते हैं। अच्छा जी, थर्ड में सी में आपके पास आ गया क्या? सी में आपके पास आ गया नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 1,00,000 की, जबकि वैल्यू इन यूज है 90,000 का। तो द रिकवरेबल अमाउंट इज हाउ मच? दैट इज 100,000। तो ये हमारे पास आ गया 100,000। तो रिकवरेबल अमाउंट तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। अब कैरिंग वैल्यू हम लोग लिखते हैं जी। ए की कैरिंग वैल्यू है, कैरिंग वैल्यू मैं यहां पर लिख लेता हूं, कैरिंग वैल्यू, ए की कैरिंग वैल्यू है 1,00,000 की, बी की कैरिंग वैल्यू है 150,000 की, और सी की कैरिंग वैल्यू है जी 120,000 की। ओके जी, अब हम लोग रिमार्क्स देखते हैं कि रिमार्क्स ऑफ इम्पेयरमेंट, के इम्पेयरमेंट चाहिए भी कि नहीं चाहिए। तो पहले केस में हमारे पास रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, कैरिंग वैल्यू कम है, यानी हम लोग कैरी कर रहे हैं 1,00,000 पे, जबकि अगर उसको रिकवर करें इन केस ऑफ वैल्यू इन यूज और नेट रियलाइजेबल वैल्यू तो हमें 1,20,000 मिल सकता है, लेकिन हम प्रिंसिपली वी आर यूजिंग दैट एसेट फॉर द ऑपरेटिंग पर्पस। तो दैट परफेक्टली फाइन, देयर आर नो इम्पेयरमेंट। इसमें हमारी अभी इम्पेयरमेंट नहीं होगी, ठीक है। क्यों इम्पेयरमेंट नहीं होगी? क्योंकि आपकी कैरिंग वैल्यू कम है रिकवरेबल अमाउंट से, या रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, ठीक है जी। तो इम्पेयरमेंट नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद बी वाले केस में आपकी कैरिंग वैल्यू है 150,000 की, लेकिन उससे रिकवर सिर्फ 130 हो सकता है। तो 20,000 से जो है, बल्कि मैं यहाँ पे अमाउंट्स भी लिखता जाता हूं, जीरो अमाउंट्स। अच्छा, यहाँ पे 20,000 से इंपेयरमेंट होगी, और वो क्यों होगी? इंपेयरमेंट नीडेड, क्योंकि आप जिस अमाउंट पे कैरी कर रहे हैं वो अमाउंट कम है। अब वो अमाउंट कम है रादर देन जो सॉरी जो जिस अमाउंट पे कैरी कर रहे हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जिस अमाउंट पे आप रिकवर कर सकते हैं मार्केट में। तो आपको फौरन के फौरन उसे 20,000 से इंपेयर करके लाना है। उसके बाद जी, थर्ड में हमारे पास आ गया सी जो एसेट है, उसकी कैरिंग वैल्यू है 120,000 की।
जबकि रिकवर सिर्फ वो दे सकता है, वो उसकी रिकवरी कितनी हो सकती है, वो सिर्फ 1 लाख की है। तो इसमें भी इम्पेयरमेंट की जरूरत पड़ेगी, इसमें भी इम्पेयरमेंट की जरूरत पड़ेगी, और कितने की जरूरत पड़ेगी, इसमें भी 20,000 की इम्पेयरमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग एंट्रीज क्या पास करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस 40,000 से, जबकि एसेट बी 20,000 से क्रेडिट, एसेट सी 20,000 से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो गया जी? कोई कोई क्वेश्चन इसमें? सही। ओके। अच्छा, आगे क्या कहता है? कहता है जी इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट्स। अब पता कैसे लगेगा भाई इम्पेयरमेंट है? तो देर आर टू सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्स है और इंटरनल सोर्स है। IS 36 requires that at each reporting date an entity must assess whether there are indications of impairment. Indications may be derived from within the entity itself, internal और एक्सटर्नल। अच्छा, अगेन सवाल आया भाई ये पता कैसे लगेगा, ये प्रूफ कहां से होगा? तो ये मिनट्स ऑफ मीटिंग्स में लिखा होगा। और कौन सी मिनट्स ऑफ मीटिंग? ये डायरेक्टर्स की मिनट्स ऑफ मीटिंग होगी, जो कि अक्सर ज्यादातर कोड ऑफ जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है उसमें मिनिमम 4 रिक्वायर होती है डायरेक्टर्स की मीटिंग। ये मिनिमम की बात हो रही है, इससे ज्यादा हो सकती है। मिनिमम 4 का मतलब है कि क्वार्टरली तो उन्हें मिलना ही मिलना है, और उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड होंगे। तो ये मिनट्स ऑफ मीटिंग विल बी द एविडेंस कि हाँ भाई देर वर इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट। अच्छा जी, एक्सटर्नल सोर्सेज कौन से हो सकते हैं? द एसेट्स मार्केट वैल्यू हैज डिक्लाइंड मोर देन एक्सपेक्टेड, तो दिस इज वन ऑफ द इंडिकेटर जो एक्सटर्नल है। चेंजेस इन टेक्नोलॉजिकल, मार्केट, इकोनॉमिक और लीगल एनवायरनमेंट हैव हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द एंटिटी। पहले एक एंटिटी एक एक यूज कर रही थी, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर रही थी या ऐसा कोई केमिकल यूज कर रही थी जो कि लीगली कमिंग डेज में वो सब्सटेंस जो है वो बैन हो गया, अब वो नहीं यूज कर सकते या कम यूज कर सकते हैं। या वो एसेट यूज कर रही थी जो कि उस सब्सटेंस को बनाने के लिए था, अब उस तरह नहीं बनाया जा सकता। तो देन दीज आर द चांसेस। Interest rate have changed, thus the increasing the discount rate used in calculating the asset value in use। अच्छा, ये बड़ा मजे की चीज है। इंटरेस्ट रेट आपके बढ़ गए, अब वैल्यू इन यूज जब निकलती है वो कैसे निकलती है? आप क्या करते हैं? आप निकालते हैं जी फ्यूचर कैश फ्लोज, आप जज करते हैं कि कितनी होंगी, और उनको फिर प्रेजेंट वैल्यू लेके आते हैं, उनको उनको डिस्काउंट करते हैं। तो अगर डिस्काउंट जब करते हैं तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + R। तो R जो है वो डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर जब जितना बढ़ेगा तो आपकी वैल्यू इन यूज कम होगी, तो वैल्यू इन यूज कम होगी तो देर आर चांसेस कि आपकी रिकवरेबल अमाउंट जो है वो कम आए। किससे? कैरिंग वैल्यू से। तो फिर भी इंपेयरमेंट के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है देयर इज एविडेंस ऑफ ऑब्सीलेंस और ऑफ डैमेज ऑफ एसेट। भाई एसेट ऑब्सलीट हो गया है या डैमेज हो गया है। चेंजेस इन द वे द एसेट इज यूज्ड हैव अकर्ड और आर इमिटेंट। Evidence is available from internal reporting indicating that economic performance of an asset is or will be worse than expected. So these are the indicators जो के वो कहता है होंगे। If an indicator of impairment exists, then an impairment review must be performed. तो अगर indicators हैं फिर impairment review होगा। impairment review में क्या होगा? Annual impairment reviews. Where there is no indication of impairment, then no further action is needed. But if there is, अच्छा, कुछ चीजों में अगर इंडिकेशन नहीं है फिर भी आपने इम्पेयरमेंट रिव्यू करना ही करना है। वो कौन सा है? गुडविल एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन। ये हम लोग जब पढ़ेंगे जो है आपकी कंसोलिडेशन। बाय द वे यहाँ पे एक बात बता दूं, इंटरनली जनरेटेड गुडविल इज नॉट अलाउड। सिंगल एंटिटी के लिए इंटरनली जनरेटेड गुडविल इज नॉट अलाउड। मतलब मैं अपनी कंपनी है, मैं अपनी कंपनी में कहता हूं जी मेरी गुडविल जो है वो 200 मिलियन की है एंड दैट इज बीइंग रिपोर्टेड, नहीं वो अलाउड नहीं है। हाँ, अलाउ कब है? जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं और आपने किसी कंपनी को एक्वायर किया है जो कि सब्सिडरी हो। ठीक है, एज अ सब्सिडरी एक्वायर किया है, तो उस सब्सिडरी को जो आप जो नेट एसेट से जितना ऊपर पे कर रहे हैं दैट विल बी रिगार्डेड एज गुडविल एंड दैट कैन बी रिटन इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो गुडविल एक्वायर इन बिजनेस कॉम्बिनेशन should be reviewed annually without having any indication. An intangible asset with an indefinite life
और एन इंटेंजिबल एसेट नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, तो इनके लिए अगर इंडिकेशन ना भी हो फिर भी आपने रिव्यू करना ही करना है इंपेयरमेंट का, क्योंकि देर आर मोर चांसेस के इनमें इंपेयरमेंट हो। IS 36 requires annual impairment review for these assets irrespective of whether this is an indication or not, जो हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा है। अच्छा, अब recognition and measurement कैसे करनी है अभी हम लोगों ने बात कर चुके हैं। तो कहते हैं where there is an indication of impairment and impairment review should be carried out। in review कैसे होगा, ये जो अभी हम सारा पढ़ रहे थे that was review। the recoverable amount should be calculated। recoverable amount कैसे calculate होगी, you will calculate fair value less cost to sell or value in use, whichever is higher, that will be recoverable amount। the asset should be written down to recoverable amount and the impairment loss should be immediately recognized in the statement of profit and loss। ये written down का क्या मतलब है, written down का मतलब ये है कि हम एसेट को क्रेडिट करके जो है उसको रिटर्न डाउन कर लेते हैं। कहते हैं the only exception to this is if the impairment reserve a previous gain taken to the revaluation reserve। in this case impairment will be taken first to revaluation reserve and so disclosed as other comprehensive income until revaluation gain is reversed and then the statement of profit and loss। अब क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है अगर कोई एक ऐसा एसेट था जिसपे प्रीवियसली गेन आया हो, यानी उससे रिलेटेड रिवैल्यूएशन गेन इज अवेलेबल, तो रादर देन उसको एसेट को डायरेक्टली क्रेडिट करने की बजाय आप सबसे पहले रिवैल्यूएशन गेन को जो है वो डेबिट करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे। ठीक है, इंपेयरमेंट लॉस आप नहीं डायरेक्टली कर रहे होंगे, उस एसेट को तो कम करेंगे, उसके अगेंस्ट इंपेयरमेंट लॉस नहीं बुक करेंगे। इंपेयरमेंट लॉस की बजाय आप जो आपका गेन होगा उसे डेबिट करके रिड्यूस करेंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन सरप्लस आपके पास क्रेडिट में पड़ा होगा जो कि एक जो है रियलाइज्ड अकाउंट है। ठीक है, वो रियलाइज्ड नहीं हुआ हुआ, और अगर उस पे इम्पेयरमेंट हो गया है तो रादर देन बुकिंग द इम्पेयरमेंट लॉस एज एन एक्सपेंस इन योर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, you will be reducing the gain until that is zero and उसके जो साथ वाली क्रेडिट हो रहा होगा वो डेफिनेटली एसेट क्रेडिट हो रहा होगा। ठीक है जी। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल यहां तक क्लियर है, कोई क्वेश्चन यहां तक? नहीं सर। ओके, इस पे एक छोटी सी दो एग्जांपल्स करते हैं। वो कहता है कंपनी ओन्स अ कार that was involved in an accident at the year end, it is barely usable, so the value in use is estimated at 1000। okay, value in use कितनी है, 1000। however the car is classic and there is a demand for parts, this results in fair value less cost to sell of 3000। तो अगर हम लोग इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या गया कार, और इसको मैं अच्छा जी, वो कहता है वैल्यू इन यूज कितनी है, वैल्यू इन यूज है 1000, जबकि जबकि उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना है, एनआरवी कितनी है, दैट इज 30,000। ठीक है, तो रिकवरेबल अमाउंट कितनी हो गई, हायर ऑफ एनआरवी और वैल्यू इन यूज, दैट मींस 3000 हमारे पास रिकवरेबल अमाउंट आ गई। ठीक हो गया जी, रिकवरेबल अमाउंट कितनी आ गई, 3000। अच्छा, अब क्या कहता है जी, अब वो कहता है this results in fair value less cost to sell 3000। the opening carrying amount was 8000। opening carrying amount 8000 थी, ठीक है, जो कि साल के स्टार्ट पे थी, and the car was estimated to have a life of 8 years from the start of the year। और कार की जो यूजफुल लाइफ है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर वो कितनी थी, वो थी 8 साल की। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें तो वैल्यू ऑफ एसेट, या मैं कॉस्ट ऑफ एसेट लिखता हूं, कॉस्ट ऑफ एसेट स्टार्ट ऑफ द ईयर
कितनी है जी, दैट इज 8,000। ठीक है, और यूजफुल लाइफ कितनी है, 8 years. यूजफुल लाइफ इज 8 years। इट मींस अगर हम लोग इसकी डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस वो आ जाएगा 8,000 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 1,000। और कैरिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैरिंग वैल्यू आ जाएगी 8,000 माइनस 1,000 इज इक्वल्स टू 7,000। उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है, 7,000। अब रिमार्क्स ऑफ इंपेयरमेंट क्या है कि इंपेयरमेंट जो है दैट इज नीडेड। इंपेयरमेंट क्यों जरूरी है, अब मैं यहां से अमाउंट्स बाहर निकालता हूं। रिकवरेबल अमाउंट है 3,000 की, और आपकी कैरिंग वैल्यू है 7,000 की। ठीक है, तो इंपेयरमेंट नीडेड कितने से जरूरत है जी, जरूरत है 4,000. 4,000 से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने एसेट को राइट डाउन करेंगे। किस तरह राइट डाउन करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे डेबिट इम्पेयरमेंट लॉस, अगर इसका कोई गेन ना होगा तो, और क्रेडिट कर देंगे व्हीकल अकाउंट, या प्रॉपर जो है व्हीकल अकाउंट ही, या कार, जो भी जिस नाम से भी होगा, व्हीकल अकाउंट को हम लोग जो है वो क्रेडिट कर देंगे। कितने से, दैट विल बी 4,000। तो 4,000 से जब हम लोग इसके अकाउंट में, क्योंकि कैरिंग अमाउंट 4,000 की 7,000 की है, जब इसके अकाउंट में हम व्हीकल को 4,000 से क्रेडिट करेंगे तो हमारे पास जो कैरिंग वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली 3,000 आ जाएगी, जो कि हमारे रिकवरेबल अमाउंट के इक्वल हो जाएगी। ठीक हो गया जी, ओके। दूसरी एग्जांपल करते हैं, कहते हैं एन एंटिटी ओन्स अ प्रॉपर्टी व्हिच वाज ओरिजिनली परचेज्ड फॉर 300,000। The property has been revalued to 500,000, with the revaluation of 200,000 being recognized as other comprehensive income and recorded in the revaluation reserve. The property has current carrying amount of 460,000, but the recoverable amount of the property has been estimated at only 200,000. What amount is of impairment and how should this be treated in the financial statements? Okay, so सबसे पहले जो है यहाँ पे अगर हम लोग इसको इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि टाइम बच जाएगा हमारा। अच्छा, वैल्यू इन यूज वगैरह हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें नहीं चाहिए ये हमारे पास आ गई प्रॉपर्टी। अच्छा जी, रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, उसने कहा रिकवरेबल अमाउंट है हमारे पास, रिकवरेबल अमाउंट इज 200,000। ठीक है जी, रिकवरेबल अमाउंट आ गई कितनी, 200,000। ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है हमें। और कैरिंग वैल्यू कितनी है जी, कैरिंग वैल्यू वो कह रहा है अभी कैरी कर रहे हैं हम लोग उसे 4,60,000 पे। ओके, जो 4,60,000 पे हम लोग उसे कैरी कर रहे हैं, वेरी गुड। तो आपके पास क्या आ गया, 4,60,000, 460,000 इज योर कैरिंग वैल्यू। तो इम्पेयरमेंट नीडेड डेफिनेटली, क्योंकि कैरिंग अमाउंट ज्यादा है रिकवरेबल Yes. अमाउंट से। सो कितनी जरूरत है, दैट इज 260,000 की हमें इम्पेयरमेंट की जरूरत है। लेकिन अब मजे की चीज क्या आई, अब मजे की चीज है, Okay. Okay. आपके पास जो अब हम लोगों ने रीवैल्यू किया था, वो रीवैल्यू किया था कितने से, 2 लाख से रीवैल्यू किया था। ठीक है, 3 लाख की थी ओरिजिनली, वो 5 लाख पे Mhm. लेके गए थे, और रीवैल्यूएशन रिजर्व कितना है, 2 लाख का। तो मैं यहाँ पे रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट जो है वो 2 लाख से वो भी आपके पास है। इन दैट केस अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको निल करेंगे। तो हमारे पास अब क्या होगा, एम्पेयरमेंट 2,60,000 से तो 40. होनी है, लेकिन लॉस कितने से बुक करना है, लॉस सिर्फ 60,000 से बुक होगा। कैसे, हम लोग एंट्री पास करेंगे डेबिट, क्योंकि ये क्रेडिट अमाउंट पड़ी होगी ना अकाउंट में, रिवैल्यूएशन रिजर्व इज ऑलवेज अ क्रेडिट क्योंकि इक्विटी है। तो हम लोग का एंट्री पास करेंगे रीवैल्यूएशन रिजर्व, रिजर्व अकाउंट जो है वो पूरे का पूरा 2 लाख से डेबिट हो जाएगा। आगे क्रेडिट था, अब डेबिट हो जाएगा।
और चूंकि आपकी जो इम्पेयरमेंट है वो कितने से होनी है, आपने एसेट को राइट डाउन करना है 2,60,000 से, तो मैं अभी क्रेडिट कर रहा हूं प्रॉपर्टी को। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी अकाउंट वो आपने राइट डाउन करना है 2,60,000 से, तो बाकी का जो 60 है वो कहाँ जाएगा, आप बाकी का डेबिट करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट जो है वो डेबिट कर देंगे कितने से, 60,000 से। मतलब पहले आपने अपना रिवैल्यूएशन रिजर्व को निल किया, अब रिवैल्यूएशन रिजर्व को निल करने के बाद बाकी का जितना इम्पेयरमेंट रह गया उसको ले जाएंगे। और इन केस अगर ये 1,60,000 होता, लेट्स सपोज ये 2,60,000 ना होता, ये 1,60,000 होता, तो फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व 1,60,000 से होता और रिवैल्यूएशन रिजर्व में अभी भी 40,000 पड़ा रह गया होता, जबकि हम लोग प्रॉपर्टी को 2,60,000 या 1,60,000 पूरे से क्रेडिट करके उसको राइट डाउन कर देते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद वो कहता है समटाइम्स ऐसे होता है कि इट इज नॉट इंडिविजुअल एसेट, इट इज अ ग्रुप ऑफ एसेट्स। ग्रुप ऑफ एसेट्स इस तरह होते हैं जिन्हें हम लोग मिला के कहते हैं दैट इज, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है सर। हाँ, कितनी कितनी देर कटी है? ये कुछ 10 सेकंड होगी। हाँ बस ठीक है। अब ज्यादा नहीं था बोला क्योंकि मेरे पास आ गया था इंटरनेट इज अनस्टेबल, नो इश्यूज। देखिए अब हम लोग इंपेयरमेंट में जाएंगे, इंपेयरमेंट ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट्स रादर देन गोइंग ऑन इंडिविजुअल एसेट्स। समटाइम्स ऐसे होता है कि जैसे लेट्स सपोज हम बात करते हैं, एक आपका प्लांट है लेट्स सपोज, ठीक है, उस प्लांट में कंप्यूटर भी लगा हुआ है, रोबोटिक प्लांट है, ऑटोमेटेड प्लांट है, उस प्लांट में कंप्यूटर भी लगा हुआ है, उस प्लांट में सर्वर भी लगा हुआ है, उस प्लांट में इटसेल्फ प्लांट की भी आइटम्स है। तो ये सब कुछ मिला के जो है वो एक कैश जनरेटिंग यूनिट है। मतलब अगर आप कंप्यूटर को हाल ही यूज करें तो वो चले इसकी और इजी एग्जांपल लेते हैं। हम लोग बात करते हैं एक एक डिजाइनर है, ठीक है, वो डिजाइन करता है, कुछ चीजें डिजाइन करके देता है, डिजाइन करता है, लोगो डिजाइन करता है, इस तरह के। अब उसने लोगो डिजाइन करना है, अगर वो खाली कंप्यूटर ले आए, जो हार्डवेयर ले आए, तो वो तो नहीं चलेगा, उसे सॉफ्टवेयर भी चाहिए। तो सॉफ्टवेयर की भी तो वैल्यू है, सॉफ्टवेयर भी तो एसेट है। अब वो सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर नहीं चल सकता, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिला के वो एक कंप्लीट कैश जनरेटिंग यूनिट बन रहा है ना, अदरवाइज तो वो कैश जनरेटिंग यूनिट नहीं है। तो हो सकता है हार्डवेयर के अंदर इंपेयरमेंट आए और सॉफ्टवेयर के अंदर इंपेयरमेंट आए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसको हम लोग बिगर लेवल पे भी लेके जा सकते हैं। इसी तरह एक प्लांट है, प्लांट के अंदर कंप्यूटर लगा हुआ है साइड पे, उसके साथ कुछ और चीजें लगी हुई हैं जो कि इंडिविजुअल एसेट के तौर पे भी जानी जा सकती हैं, लेकिन जब उन्हें सारों को इकट्ठा करके चलाते हैं तब वो एक कैश जनरेटिंग यूनिट बनता है। अगर इस तरह का कोई सिचुएशन है तो उसे हम लोग कहते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट। इस पे भी रूल वही अप्लाई करता है। When assessing the impairment of asset, it will not always be possible to base the impairment review on individual assets. The value in use calculation will be impossible on single asset because the asset does not generate distinguishable cash flows. Thus, in that case, impairment calculation should be based on cash generating units. कैश जनरेटिंग यूनिट्स में भी वही रूल होगा कि अगर कैरिंग वैल्यू ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट जो है वो ज्यादा होगी रिकवरेबल अमाउंट से, तो हम कहेंगे कि क्या है, इंपेयरमेंट होनी है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें अगर कैश जनरेटिंग यूनिट होगा इस तरह तो उसमें प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी क्या है? वो कहता है डील विद एनी ऑब्वियस इंपेयरमेंट एसेट फर्स्ट देन इंपेयर दिस कैश जनरेटिंग यूनिट। IS 36 requires that an impairment loss attributed to cash generating unit should be allocated to write down the assets in the following order. अगर तो कोई गुडविल है तो सबसे पहले आपने गुडविल को सारे का सारा इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज कर देना है, पहले उसे जीरो करो। फिर वो कहता है अदर एसेट्स इंक्लूडिंग अदर इंटेंजिबल एसेट्स इन कैश जनरेटिंग यूनिट ऑन proportionate basis या pro rata basis based on their carrying amount of each asset in the cash generating unit। तो सबसे पहले तो अगर गुडविल है उसको करो। अच्छा, उससे भी पहले एक अगर तो ऑब्वियस है कि जिसकी वजह से लेट्स सपोज आप विंडोज यूज कर रहे थे, विंडो 8, अब वो विंडो 8 हो ही खत्म गई, विंडो 10 आ गई, तो विंडो 8 को आप सबसे पहले इंपेयर करेंगे। फिर अगर कोई गुडविल है फिर इंपेयर करेंगे, फिर अगर उसके बाद भी इंपेयरमेंट है तो फिर आप प्रोरेटा बेसिस पे उसको इंपेयर करेंगे। हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं और फिर आज का लेक्चर जो है हम खत्म करते हैं। अच्छा जी, क्या कहता है? वो कहता है
कहता है कंपनी रन्स अ यूनिट दैट सफर्स अ मैसिव ड्रॉप इन इनकम ड्यू टू द failure of its technology on 1st January 2018. The following carrying amounts were recorded in the books immediately prior to impairment. गुडविल उसने कहा जी आपके पास 200 मिलियन की थी, 200 मिलियन नहीं 20 मिलियन कहूंगा मैं से, 20 मिलियन की थी। अच्छा, टेक्नोलॉजी जो है वो 5 मिलियन की थी, ब्रांड्स जो है 10 मिलियन के थे, लैंड जो है वो 50 मिलियन की थी, बिल्डिंग जो है वो 30 मिलियन की थी, और अदर नेट एसेट्स जो है वो 40 मिलियन के थे। ये सब मिला के जो है वो उसको बनाते थे 20 मिलियन प्लस 5 मिलियन 25 प्लस 10 35 प्लस 50 85 प्लस 30 ये हो गया 115 और 40 ये हो गया 155 मिलियन की कैरिंग वैल्यू आ रही है। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पे लिखता जाऊं साथ साथ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। CGU लिखता हूं मैं इसको। ठीक है जी, तो आपके पास जो कैरिंग वैल्यू है वो कितनी है, वो है 155 मिलियन की। ओके, अब पढ़ते हैं जी। वो कहता है द रिकवरेबल वैल्यू ऑफ द यूनिट इज एस्टिमेटेड एट 85 मिलियन। ओहो, बड़ा नुकसान हो गया जी। 85 मिलियन की जो है उसकी रिकवरेबल अमाउंट आ गई। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं 85 यहां लिखता हूं और 155 यहां लिखता हूं, तो हमारे पास जो है वो कितने की इंपेयरमेंट आ जाएगी, इंपेयरमेंट आ जाएगी 70 मिलियन की। ठीक है जी, इंपेयरमेंट नीडेड क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट जो है वो कम है कैरिंग वैल्यू से। अच्छा जी, अब बात होती है आगे। वो कहता है द रिकवरेबल वैल्यू ऑफ द यूनिट इज इतनी, टेक्नोलॉजी इज वर्थलेस। तो सबसे पहले तो हम टेक्नोलॉजी को पूरे की पूरे को इंपेयर करेंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी को जीरो कर देंगे क्योंकि उसने कहा है इट्स ऑब्वियस फॉर दैट। अच्छा, उसके बाद फॉलोइंग इट कंप्लीट द फेलियर, द अदर नेट एसेट्स इंक्लूड इन्वेंट्री रिसीवेबल्स एंड पेबल्स, it is considered that carrying of other net assets is a reasonable representation of its net realizable value। इसका मतलब ये है, वो कहता है अदर नेट एसेट्स को आपने राइट डाउन नहीं करना क्योंकि उसमें इन्वेंट्री रिसीवेबल्स और पेबल्स हैं जो कि करंट एसेट्स के तौर पे आ रहे हैं या करंट लायबिलिटी के तौर पे आ रहे हैं, तो उसे इंपेयर नहीं करना। इंपेयर किस किस को करना है, आपने बिल्डिंग को इंपेयर करना है, लैंड को इंपेयर करेंगे, गुडविल को इंपेयर करेंगे इफ एनी, तो गुडविल बिल्कुल है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, हम लोगों ने कितनी करनी है, देखिए इंपेयरमेंट लॉस तो है 70 मिलियन का, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री पास कर देंगे। सबसे पहले तो डेबिट इंपेयरमेंट करेंगे कितनी, 70 से। ठीक है, 70 मिलियन से कर देंगे। सबसे पहले क्रेडिट क्या होगा, सबसे पहले क्रेडिट होगी टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से आपका जा रहा है, और वो कितनी थी जी, वो थी 5 मिलियन की। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्रेडिट होगा गुडविल। ठीक है, गुडविल कितनी थी जी, गुडविल थी 20 मिलियन की, तो 20 मिलियन वो भी गया। अच्छा, इसके बाद जो है आपके पास क्या रह गया, इसके बाद आपके पास रह गया कितना, 70 में से 25 तो निकल गया, 45 रह गई है, और वो 45 हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करनी है ब्रांड में, लैंड में और बिल्डिंग में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रो रेटा बेसिस पे कर देंगे। कैसे प्रो रेटा बेसिस पे कर देंगे, हम लोग जो है वो प्रो रेटा बेसिस पे 10 मिलियन प्लस 50 60 प्लस 30 90 मिलियन। तो हम क्या करेंगे जी, हम बिल्डिंग की सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं क्रेडिट, उसी रेंज से क्रेडिट आ गया ब्रांड्स लैंड एंड बिल्डिंग, ब्रांड्स, क्रेडिट आ गया लैंड एंड क्रेडिट आ गया बिल्डिंग। ओके, अब हमारे पास ब्रांड्स कितने के हैं, ब्रांड्स हैं 10 मिलियन के, तो हम क्या करेंगे 10 मिलियन डिवाइड बाय 90, क्योंकि क्योंकि टोटल 90 है ना, 10 प्लस 50 60 प्लस 30 90, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि रिमेनिंग रह गई है गुडविल, जो रिमेनिंग इंपेयरमेंट रह गई है। 70 की टोटल इंपेयरमेंट थी जिसमें से 25 की जा चुकी और बाकी रह गई है 45। ठीक है जी, मैं इसको सारे को कर देता हूँ कॉपी। अच्छा, ये 45 ही रहेगा, ये भी 45 रहेगा,
ये चेंज हो जाएगा। लैंड कितनी है जी, लैंड हमारे पास 50 की है, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, और बिल्डिंग हमारे पास 30 की है, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं इसको कॉपी करता हूँ, इज इक्वल्स टू कंट्रोल वी करता हूँ, एंटर कर दिया, और इसको कॉपी करता हूँ, इज इक्वल्स टू कंट्रोल वी एंटर कर दिया, और इसको कॉपी करता हूँ, इज इक्वल्स टू कंट्रोल वी किया, और मेरे पास अगर मैं इसको टोटल करूं, 5 + 20 25 + 5 30 + 25 55 और 15 70 के 70 आपके पास जो है वो पूरी हो गई आपकी इम्पेयरमेंट, जो कि हम लोगों ने एसेट्स को, कैश जनरेटिंग एसेट्स को इस वे में राइट डाउन कर दिया। ठीक है जी, इसके साथ ही हमारा IS 36 भी खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम IFRS 5 स्टार्ट करेंगे, जो कि रिलेटेड है इसी से, और फिर हमारा मोस्टली जो टेंजिबल एसेट्स का ग्रुप है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करंट एसेट्स पे मूव कर जाएंगे। कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नेक्स्ट में इंशाल्लाह अगेन हम इन्हीं दो का, जो हम लोगों ने दो पढ़े हैं, इनका उसी तरह 25 से 30 मिनट्स का क्विज करेंगे, और उसके बाद जो है फिर अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो फिर अपना मीटिंग को एंड करते हैं। क्लियर है जी? जी सर, क्लियर है। ओके ओके, चले, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। मैं इंशाल्लाह ये डेटा आपको ओके भेज सर देता जी, हूँ। क्वेश्चन काफी कर ली है वो, बस मैं उनको करके ना वर्ड में ठीक है, तो सॉल्व करके मैं आपको सेंड कर दूंगा। बस ठीक हो गया, बेहतरीन। जी। सिर्फ ओके और जी, मतलब मेरे प्रैक्टिस के लिए आप जरा चेक कर लीजिएगा। बाकी बेहतरीन आपको सॉल्व फाइल जो है वो तो आप भेजते हैं साथ। बेहतरीन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक हो ओके, गया। ओके थैंक जी, यू सर जी। ओके, ओके, अल्लाह अल्लाह Okay, हाफिज। sir. हाफिज। Okay, अल्लाह sir. हाफिज। Okay, sir. Allah Hafiz. Thank you. अल्लाह Thank हाफिज। you.